नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में बवाल की तस्वीरें सामने आई। कानपुर हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में इस वक्त अलर्ट के बावजूद उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। अब मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रही है। हिंसा और उपद्रव को लेकर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अफसरों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में सीएम ने साफ किया कि उपद्रव करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानून के हिसाब से एक्शन भी लिया जाए। अलग अलग शहरों में उत्पाद मचाने वालों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई भी की जाने की तैयारी की जा रही है। यहां तक कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल यानी कि शुक्रवार को जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, अब इस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। अब तक 227 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और अब बुलडोजर चलाने की तैयारी भी चल रही है। और कल जुमे की नमाज के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों में हुए हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक कुल इसमें 227 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 227 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं उत्तर प्रदेश में कल की हिंसा के बाद। प्रयागराज में ही 68 आरोपी गिरफ्तार किए गए, इन्हें अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रयागराज हिंसा में 36 नामजद समेत 1000 अज्ञात के खिलाफ भी मामले को दर्ज किया गया है। सहारनपुर में 48, हाथरस में 50 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और अंबेडकर नगर की बात की जाए तो यहां पर भी 28, मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद में 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहीं फिरोजाबाद में 7 नामजद और 80 से 90 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है, क्योंकि हमने देखा था कि भारी तादाद में किस तरह से लोग यहां पर जुटे थे। नाबालिग बच्चों को आगे करके प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया, जिस तरह से हमने कानपुर हिंसा में देखा। मुरादाबाद में 10 नामजद समेत 80 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो जगह जगह से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है इस बवाल के बाद और लगातार एक्शन भी किया जा रहा है। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई बवाल और हिंसा के बाद अब तक पुलिस ने 68 लोगों को गिरफ्तार किया है। खुलदाबाद और करेली थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 36 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बवाल के दूसरे दिन आज इलाके में शांति है, दुकान भी खोले गए हैं। इसी अटाला इलाके में कल पत्थरबाजी की घटना हुई थी और ये अटाला मस्जिद है जहां पर लोगों ने नमाज पढ़ी थी और उसके बाद यहां पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे और ये वही गली है जहां पर सबसे पहले नारेबाजी शुरू हुई थी। लेकिन आज दूसरा दिन है, आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है और ये सड़कें जहां पर कल पत्थरबाजी हो रही थी वो सड़कें सुनी है। यहाँ पर तमाम पत्थर पड़े थे, लेकिन देर रात ही उसकी यहाँ पर सफाई कर दी है नगर निगम ने। लेकिन हम आगे चलेंगे और आज दूसरे दिन किस तरह का माहौल है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरह से आम जनजीवन अब सामान्य हो रहा है। और इस पूरे मामले में, पूरी हिंसा में, पूरे बवाल में कुल मिलाकर 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खुलदाबाद थाने में 2 मुकदमा और करेली में 1 मुकदमा। इसमें 36 लोगों को नामजद किया गया है। तमाम लेफ्टिस्ट पार्टियों के लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ ही साथ कुछ AIMIM और इसके साथ साथ आयसा और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े लोगों को नामजद किया गया है और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रात भर छापेमारी का अभियान चलता रहा। प्रयागराज में हुए बवाल और हिंसा में 68 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं और आज भी यहां पर दुकानें नहीं खुली हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानें यहां पर बंद हैं। हालांकि कुछ चंद लोग यहां पर निकले हैं जो यहां पर बातचीत कर रहे हैं आपस में। किसी तरह का कोई यहाँ पर खतरा नहीं है, लेकिन तमाम लोगों में भय का भी माहौल है, क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई थी उसके बाद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कौन लोग थे जो यहाँ पर आए थे। उन्होंने पत्थरबाजी की और सबसे बड़ी बात, उसमें कई छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर कल बिल्कुल भीड़ थी यहाँ से, और इसके साथ ही साथ ये गलियाँ हैं। यहाँ पर एक देख सकते हैं दुकान भी है जो कि दुकान खुली हुई है और तमाम लोग हैं जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर, हम उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। चाचा, यहाँ पर कल जो कुछ हुआ उसके बाद आज किस तरह से आप लोग यहाँ पर हैं और क्या मन में कोई ऐसे सवाल भी हैं? नहीं, सब ठीक है। वो कल ही कुछ लोग आए थे बाहर के जो पथराव किया। कौन लोग थे वो? उसमें बच्चे शामिल थे? कहाँ से बच्चे आए? कौन इनको मोटिवेट करता है? क्या है पूरा मामला? ये नहीं पता भीड़ में सभी लोग आ जाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी। जी, आज की बात अगर करें भाई साहब, तो आज किस तरह से आप लोग निकले हैं बाहर और किस तरह का माहौल है यहाँ पर? माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक है, किसी तरह की कोई भय डर कुछ नहीं। लोग अपने काम में जा रहे हैं, दुकान को खोल रख रहे हैं, किसी तरह का कोई डर और नहीं। कल मामला ये था कि बाहरी लोग यहाँ पर जो है
95% लोग आए, जिसमें इस तरह का उपद्रव किया, तमाम तरह की जो बातें बनी, ईंटा और पत्थर चले, तमाम ये हुआ, जो कि अटाला के लोग इसमें किसी तरह के शामिल नहीं थे, ये बाहरी लोग थे। बाहरी लोग थे। अच्छा, कौन लोग हैं ऐसे जो अमन चैन जो है वो संगम नगरी कही जाती है, गंगा जमनी तहजीब है, कौन लोग हैं जो यहाँ का फिजा को, माहौल को खराब करना चाहते हैं आगे? सर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। चलो आप बताइए कि क्या है यहाँ पर, और आज के दिन किस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने काम धंधे के लिए जा रहे हैं? यहाँ तो माहौल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, शांतिपूर्वक है। अब यहाँ के स्थानीय आदमी तो था नहीं, सब बाहरी थे। बाहरी थे। क्या चाहते हैं आप लोग कि किस तरह से अमन चैन यहाँ पर? चैन तो रहे ना, कम से कम। यहाँ पे देखिए कोई ईटा पत्थर भी नहीं है, इधर तो कुछ हुआ भी नहीं। यहाँ पे खुद ही यहाँ मोहल्ले के लोग सपोर्ट कर रहे थे, प्रशासन यहाँ का खुद प्रशासन मजबूत थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग हैं जो कि अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोग काम धंधे पर भी जा रहे हैं, बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर कुछ नारेबाजी जरूर हुई थी, लेकिन पत्थरबाजी दूसरे हिस्से में हुई थी, और ये कहना है कि यहाँ पर बाहर के लोग आए थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और इनका यही कहना है कि सब लोग अमन पसंद हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर शांति व्यवस्था चाहते हैं और यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और तमाम जो उपद्रवी थे उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और प्रयागराज में अब तक 68 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और प्रयागराज में बवाल के बाद खुद डीएम घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी संजय खत्री ने मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए जरा। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद बवाल और हिंसा हुई थी, और आज दूसरा दिन है। यहाँ पर लगातार फोर्स गश्त कर रही है और बड़ी संख्या में आरएएफ की भी तैनाती की गई है। खुद जिलाधिकारी संजय खत्री जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोग हिरासत में लिए और अब तक क्या जो है एक्शन प्लान चल रहा है? अच्छा, हम लोग अटाला चौराहे पर है। कल यहाँ नमाज के बाद में जो यहाँ की बहुत सारी गलियाँ हैं वहाँ लड़के इकट्ठा हुए और उन्होंने कोशिश किया कि जो मस्जिदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है वहाँ इकट्ठा हो, लेकिन हम लोगों ने उन सारों को कंटेन किया उन गलियों तक ही। इसके बाद इन्होंने शरारत शुरू किया, पथराव किया, जिसको हल्के बल प्रयोग के बाद में तितर बितर कर दिया गया। हम लोगों ने 68 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो वीडियो फुटेज मिले उसके आधार पे हम लोग पहचान करके गिरफ्तारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हमारी नज़र है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, इसके इनपुट भी थे और आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था, धर्मगुरुओं के साथ बातचीत की थी, और ये तमाम लोग, इनको आइडेंटिफाई किया गया था जो सोशल मीडिया पर भी लोगों को भड़काने का काम करते। उसके बावजूद ये घटना हुई, तो कितनी सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी? इसका जो इन्फॉर्मेशन था उसी के आधार पे जो हमारी पूरी फोर्स है वो सारा अटाला चौराहे के आसपास मौजूद था, और इसीलिए हम लोगों ने उनको जो यहाँ की गलियाँ उनसे बाहर नहीं निकलने दिया, उनको वहीं कंटेन किया, और उनके द्वारा पथराव करने पर हम लोगों ने उनको वहाँ से हल्का बल प्रयोग करके हटाया भी। सर, अगर बात करें तो तमाम जो अपराधी हैं, जो इसके पीछे जो साजिश करता है, उनके खिलाफ किस तरह की और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किन धाराओं में, और क्या उनके खिलाफ जो उनकी अवैध संपत्तियां हैं उनके कुर्की या उन पे बुलडोजर चलने की भी कार्रवाई होगी? जो पर्दे के पीछे से इस घटना को अंजाम दे रहे थे उनको हमने चिन्हांकित किया है, उनका सारा डिटेल निकाला जा रहा है, चिन्हांकित किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये डीएम सर थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो लोग भी सामने आए हैं और जो लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे उनका डाटा निकाला जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 68 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके खिलाफ सख्त संदेश यही है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी ज्योतिराव फूले के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और प्रयागराज हिंसा मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जावेद अहमद इस घटना का मास्टरमाइंड है, जो सोशल एक्टिविस्ट भी है। अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी हमने जो कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके और 5000 से भी ज़्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है।
इनकी पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही है। कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया था। प्रयागराज हिंसा और बवाल के मामले में मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पंप का नाम आया है और उसकी बेटी जो कि जेएनयू में पढ़ती है उसका भी नाम आया है और उसके मोबाइल से तमाम आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं जिससे कि वो लोगों को भड़का रहे थे। और सीए और एनआरसी के आंदोलन के समय भी ये दोनों साथ में थे और बाप और बेटी मिलकर लोगों को भड़काते थे। उस समय भी इनका नाम सामने आया था और जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो पुलिस और प्रशासन की कई बार उनसे बातचीत भी हुई थी जावेद से। जावेद पंप का काम करता है और उसी की वजह से उसका नाम पंप है और वो करेली इलाके में रहता है, सोशल एक्टिविस्ट का काम करता है और तमाम पीआईएल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में तमाम विषयों पर वो डालता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्लॉटरिंग बंद की गई थी योगी सरकार बनने के बाद तो स्लॉटर हाउस खुलवाने के लिए भी पीआईएल जावेद ने ही की थी। जावेद की बेटी फिलहाल दिल्ली में है और दिल्ली से एसएसपी का कहना है कि दिल्ली पुलिस से संपर्क किया जा रहा है, उसकी बेटी के बारे में जानकारी की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो प्रयागराज से भी पुलिस जाएगी। फिलहाल अभी जावेद की बेटी का क्या नाम है ये जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जावेद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ही साथ अब तक 68 लोग हिरासत में लिए गए हैं और 2 थानों में, खुलदाबाद में 2 और करेली में 1 एफआईआर दर्ज कराई गई है। 70 नामजद हैं, 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और जावेद से पूछताछ की जा रही है और उसके मोबाइल से ये बात कही जा रही है कि तमाम आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं कि वो लोगों की भावनाओं को भड़का रहा था। अपने सहयोगी ज्योतिराव फूले के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आईएएस रामविलास यादव के 3 ठिकानों पर रेड चल रही है। देहरादून, लखनऊ और गोरखपुर में विजिलेंस रेड कर रही है। आय से 500 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी हैं यादव। उत्तराखंड में अपर सचिव कृषि के पद पर हैं इस वक्त तैनात। 30 जून को रिटायर होना है रामविलास यादव को। एलडीए के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं रामविलास यादव। गाजीपुर जिले में रामविलास के पैतृक आवास पर भी इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। डॉक्टर रामविलास यादव के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी हो रही है। लखनऊ में 2, देहरादून, गाजीपुर और गाजियाबाद में 1-1 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। तो देहरादून में जिस तरह से आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के घर पर पहले छापेमारी हो रही थी, अब बताया जा रहा है 3 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। इसमें गोरखपुर भी शामिल है, गाजियाबाद भी शामिल है, देहरादून भी शामिल है और गाजीपुर भी है, जहां पर 1 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। विजिलेंस टीम लगातार आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी कर रही है। तो 3 जगहों पर इस वक्त देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर और इसके अलावा गाजियाबाद और गाजीपुर में भी बताया जा रहा है कि छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बातचीत करने के लिए सुनील ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, लगातार छापेमारी हो रही है, रामविलास की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 30 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में अब कहां-कहां इस वक्त रेड डाली जा रही है? देखिए, देहरादून के ठिकाने पर है, लखनऊ में 2 ठिकानों पर है, उनका जो पैतृक आवास है गाजीपुर जिले में वहां पर है, गाजियाबाद में भी 1 ठिकाने पर है। लखनऊ के बारे में मैं बता दूं, सीतापुर रोड पर उनका एक आलीशान कोठी है, वहां पर छापेमारी चल रही है। गुडम्बा इलाके में उनके परिवार से संबंधित एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है और वहां पर छापेमारी चल रही है। गाजीपुर में चल रही है। तो तमाम दस्तावेज जो प्रॉपर्टीज के हैं वो खंगाले जा रहे हैं और विजिलेंस ने जब ये मुकदमा दर्ज किया था उस वक्त भी इनके जो भी इनकी कमाई थी उसकी जानकारी विजिलेंस के पास थी और कमाई से चूंकि ज्यादा इनके इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहे थे, लिहाजा विजिलेंस उत्तराखंड ने इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया था। उसी केस को और मजबूत करने के लिए ये छापेमारी चल रही है और ये मान के चलिए इस छापेमारी से जो भी हासिल होगा तो आगे ये मामला किसी केंद्रीय एजेंसी के पास भी जा सकता है। बिल्कुल, और शुरुआत इसकी देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस से ही हुई। जब यहां पर तैनाती थी 2018 में, कहा यह गया कि 500 गुना संपत्ति आ गई, फिर उत्तराखंड को उनकी फाइल भेजी गई। अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि अगर ये मामला बड़ा होता है तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों को मामला सौंप दिया जाएगा। देखिए, पूर्व की सपा सरकार में काफी मजबूत अधिकारी माना जाता था डॉक्टर रामविलास यादव को। यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण है, ये उसके सचिव थे, सरकार के काफी करीबी माने जाते थे, सरकार में उनकी बहुत चलती थी। मूल रूप से वो उत्तराखंड कैडर के ही अफसर हैं। जब उत्तराखंड नहीं बना था और वो जब बाद में उत्तराखंड बन गया, उनको उत्तराखंड जाना चाहिए था, लेकिन वो सरकारी सिस्टम में अपनी मजबूती के चलते उत्तर प्रदेश में रुके थे। लेकिन जैसे ही सरकार यहाँ पर बदली, वो फिर अपने मूल कैडर में उत्तराखंड वापस चले गए। लेकिन उन्होंने जो कुछ यहाँ पर किया था, अब उसका उनको परिणाम मिल रहा है, वो भुगत रहे हैं।
ठीक है, सुनील हमारे साथ देहरादून से भी जुड़े हुए हैं। सुनील, लगातार छापेमारी हो रही है, ऋषभ भी बता रहे थे कि मामला ये बड़ा होगा अगर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, 500 गुना ज्यादा आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी हो रही है, तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी रामविलास यादव की। बिल्कुल नीलू, ये मुश्किलें बढ़ेंगी और न्यूज 18 ने शुरुआत से ये बात कही थी कि रामविलास यादव 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट से पहले उन पर शिकंजा कस सकता है और वो शिकंजा कस गया है क्योंकि उनके खिलाफ तमाम सबूत विजिलेंस के पास हैं। विजिलेंस ने जब यहाँ पर इंक्वायरी शुरू की थी, लगातार उनसे विजिलेंस संपर्क करती रही, लेकिन वो विजिलेंस के सामने अपना पक्ष रखने के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने विजिलेंस को घेरने की भी कोशिश की। उन्होंने शासन में शिकायत की कि विजिलेंस उनका पक्ष नहीं सुन रही है। शासन ने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की रामविलास यादव के पक्ष सुनने के लिए। उसके सामने भी रामविलास यादव ने विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो क्वेश्चनरी उनके सामने रखी, उसका जवाब रामविलास यादव नहीं दे पाए। रामविलास यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस उनके जांच नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट ने उनके अपील को डिनाई कर दिया था। उसके बाद विजिलेंस ने जब सारे पक्ष इसमें ले लिए, यहाँ तक कि यूपी में जिन्होंने रामविलास यादव के खिलाफ सबसे पहले कंप्लेंट की थी, वो भी एक जर्नलिस्ट वहां पर बताए जाते हैं, उनको उत्तराखंड बुलाया। 2 दिन में वो हाई सिक्योरिटी में उत्तराखंड रहे। विजिलेंस उनको तमाम सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई। उसके बाद जब उनके बयान यहाँ पर दर्ज हो गए, विजिलेंस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज होते ही उसके बाद यूपी में रिपोर्ट दर्ज हुई और यूपी में जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई, रामविलास यादव जो उत्तराखंड में अपर सचिव कृषि विकास कृषि विभाग में हैं, वो 31 मई को यहाँ पर छुट्टी पे चले गए। हम लगातार उनके सचिवालय स्थित ऑफिस में जाते रहे, लेकिन बताया गया कि रामविलास यादव 15 जून तक छुट्टी पर हैं। दूसरा, रामविलास यादव किस तरह उनकी कार्यशैली रही है नीलू, एक साधारण से शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं उनके ऑफिस में गया, सचिवालय स्थित उनके ऑफिस में गया, मैंने कि वहाँ के कर्मचारियों से अनौपचारिक जब बातचीत की, तो उस बातचीत में जो बात निकल कर आई वो आपको चौंका देगा कि रामविलास यादव अपने स्टाफ को कहते हैं कि उनके बैग से पैसे गायब हो गए। जब कर्मचारी पूछते हैं कि सर कितने पैसे गायब हुए, तो रामविलास यादव आधार देते हैं कि इसमें पैसों की नोटों की मोटी गड्डी थी, ये गड्डी पतली क्यों हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामविलास यादव के पास इतनी अकूत धन संपदा है कि उनके ऑफिशियल बैग में भी जो पैसे होते हैं उनको इसका हिसाब किताब पता नहीं होता कि कितने पैसे हैं। वो सिर्फ गड्डी की मोटाई, उसकी थिकनेस से अनुमान लगाते हैं कि इतने पैसे थे, ये पैसे कहाँ गए। तो ये उनकी कार्यशैली रही है। उत्तराखंड में लगातार उन पर शिकंजा कसने वाला था। कृषि विभाग के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने उनकी फाइल तलब की थी, सचिव से लेकर उनका पूरा डाटा उनका खंगालना शुरू हो गया था, लेकिन इस बीच रामविलास यादव छुट्टी पर चले गए थे। आज उनके ठिकानों पर उत्तराखंड में भी, जहां पर वो रहते थे टिहरी हाउस में, वहां पर लगातार विजिलेंस डिपार्टमेंट छापेमारी कर रहा है। बिल्कुल, तो अलग अलग रामविलास के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त कई ऐसे शहर है जहां पर उनकी संपत्ति है जिसको लेकर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका, और सुनील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। किनारे